Jai Jinendra, all of you. Welcome to the next video of Costing SCMP, new course on our YouTube channel named CA Lavish Purvi, covering the concepts of performance measurement of chapter number 8 of SCMP new course. If you have not watched the videos of Costing SCMP theory, which we have uploaded earlier, then you can check out the description box or refer the playlist on our YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने बैलेंस स्कोर कार्ड करा था. इस क्लास में हम लोग परफॉर्मेंस पिरामिड एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कंप्लीट करेंगे. कमिंग टू द टॉपिक परफॉर्मेंस पिरामिड. सो परफॉर्मेंस पिरामिड एज अ मेजरमेंट टूल ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी जो होती है उसको डे टू डे ऑपरेशन से लिंक करता है. मतलब कि ये परफॉर्मेंस मेजर तो करता है, लेकिन साथ के साथ ही परफॉर्मेंस मेजर ऐसे करता है कि जो स्ट्रेटेजी है और जो डे टू डे ऑपरेशन है, तो मतलब कि जो डे टू डे ऑपरेशन से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेटेजी को अलाइनमेंट में है कि नहीं है. तो हम लोग इस डायग्राम पे जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट विजन और सबसे लास्ट में दे रखा है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस या फिर इंटरनल एफिशिएंसी. तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस क्या हो गया? नॉन परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल. और इंटरनल एफिशिएंसी क्या हो गया? फाइनेंशियल टूल. मतलब कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस से हम लोगों की नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, वो देखी जाती है, और इंटरनल एफिशिएंसी से हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है. तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी ये तो हमारे हो गए परफॉर्मेंस मेजर के फैक्टर्स. अब हम लोग ऊपर से चलें तो कॉर्पोरेट विजन जो होता है, तो कॉर्पोरेट विजन में दो चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं. वो क्या होती हैं? मार्केट और एक होता है फाइनेंशियल. मार्केट मतलब एक्सटर्नल सेक्टर और फाइनेंशियल मतलब इंटरनल या फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर एंटिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का. तो अब ये जो मार्केट होता है, अब मार्केट हम और या फिर ये मार्केट और फाइनेंशियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. क्योंकि ये वो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव या हमारे विजन को अचीव करने में काम आएंगे. तो ये मार्केट और फाइनेंशियल हो गए CSF1 और CSF2. उसके बाद ये जो मार्केट और फाइनेंशियल है, इसके नीचे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव मतलब कि CSF1 या फिर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो कि CSF2 है वो अचीव होंगे. तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो एंटिटी जिस पे फोकस करती है, वो क्या होते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. तो अब मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स में तो क्या होगा कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी लाना. और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ही ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये किससे डिराइव होती है? मतलब कि इसके फैक्टर्स क्या हैं कि मतलब जिससे हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे अचीव हो रही नहीं हो रही, तो वो है क्वालिटी एंड डिलीवरी. अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, डिलीवरी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा. और ऐसे ही हम लोग प्रोडक्टिविटी का देखें तो उसमें है साइकिल टाइम और वेस्ट. साइकिल टाइम मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट होने में, वो हो गया हमारा साइकिल टाइम. उसमें कितना टाइम लगता है, इफेक्टिव है कि नहीं है, वो चीज़ हो गई साइकिल टाइम. और वेस्ट मतलब कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो चीज़. तो अगर हम लोगों का क्वालिटी और डिलीवरी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी. तो ये हमारा हो गया, ये हमारी एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस को बताता है. और अगर हमारा साइकिल टाइम कम होगा, वेस्ट कम होगा, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी अच्छी है ये बताता है. साथ के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है ये बताता है. तो ये हो गई हमारी इंटरनल एफिशिएंसी. तो इस तरीके से हमारे दो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टूल्स क्या हो गए या फिर परफॉर्मेंस मेजर कैसे हो सकती है? एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी. अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने इलस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने बोला है कि एक पेड असिस्टेंट वर्किंग इन SBC LLP. मतलब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग हैं जो SBC LLP में काम कर रहे हैं, अकाउंट कंसल्टेंसी फर्म में, और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया एक तरीके से कि हम लोग को रिपोर्ट बनानी है. किसी PEL कंपनी है, उससे हमारी मीटिंग है, तो उसकी हम लोगों को रिपोर्ट बनानी है और हम लोगों को उसमें एनालाइज करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो हम लोगों को एनालाइज करना है न्यू प्रपोजल फॉर द पीरियड 2017 to 19 बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के बेसिस पे हम लोग को उसकी PEL की परफॉर्मेंस बतानी है और इंटरनल एफिशिएंसी के बेसिस पे. और उसके बाद हम लोगों को PEL का डाटा दे रखा है, जिसमें कि हम लोगों को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा दोनों दे रखे हैं. तो अब हम लोगों को कहीं ये नहीं लिखा कि आप लोगों को परफॉर्मेंस पिरामिड से इसकी परफॉर्मेंस बतानी है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे होगा? केवल एक परफॉर्मेंस पिरामिड है जिसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के दो मेजर्स क्या क्या है? एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी. तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा है ये तो सब में होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि न्यू प्रपोजल जो है उसमें आपको एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी बनाना है. तो यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग को परफॉर्मेंस पिरामिड वाला मेजरमेंट टूल अप्लाई करना है.
अब परफॉर्मेंस पिरामिड वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कैसे रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको दो हेड्स बनाने हैं, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी का। फिर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस वाले पैरा में आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्वालिटी से रिलेटेड पॉइंट लिखना है, डिफेक्ट से रिलेटेड पॉइंट लिखना है, और क्वालिटी और डिफेक्ट को फिर लिंक करना है किससे, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे ही आपको दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इंटरनल एफिशिएंसी, उस पॉइंट में आपको दो पॉइंट सब पॉइंट्स लिखने, क्या, साइकिल टाइम और वेस्ट। और साइकिल टाइम और वेस्ट को लिंक करना है किससे, ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर इन लोगों ने जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा दे रखा है, इसमें इन लोगों ने जैसे प्रोडक्शन अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर हो गया, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स। तो ये क्या होगा, क्वालिटी और डिफेक्ट से डिलीवरी से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। और ऐसे ही नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे, एवरेज साइकिल टाइम, कंपोनेंट्स स्क्रैप्ड इन प्रोडक्शन मतलब कि वेस्ट, और आइडल मशीन कैपेसिटी। तो ये क्या हो गए, हमारे प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, साइकिल टाइम, वेस्ट से रिलेटेड पॉइंट हो गए। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट हो गए ये हमारे एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के कवर हो जाएंगे, मतलब आंसर लिखेंगे तब, और नीचे के 3 पॉइंट्स हमारे इंटरनल एफिशिएंसी के कवर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग आंसर देखें तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, एंड वहाँ पर इन लोगों ने पॉइंट कवर करा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वांटिटेटिव मेजर्स में इन लोगों ने क्वालिटी और डिलीवरी का पॉइंट ले लिया, और उसमें उन लोगों ने वो डाटा को बता दिया कि 95.5 से 98.5 जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है, और साथ के साथ ही रिटर्न फ्रॉम कस्टमर बता दिया ड्रॉप डाउन हुआ है। ऐसे ही इन्होंने डिलीवरी वाला जो डाटा है वो उसको लिख दिया यहाँ पर। ये तो आपका हो गया एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस का। और इंटरनल एफिशिएंसी में इन लोगों ने अचीवमेंट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी लिख दिया, रिड्यूस साइकिल टाइम एंड डिक्रीज लेवल ऑफ वेस्ट, 2 पॉइंट कवर कर दिया। अब क्वांटिटेटिव मेजर करें इन्हें तो साइकिल टाइम का इन लोगों ने डाटा डिस्क्राइब कर दिया, एंड वेस्ट का इन लोगों ने डाटा डिस्क्राइब कर दिया। तो आपको भी आपने आंसर में ऐसे ही लिखना है कि मेजरमेंट टूल्स तो मेजर्स तो 2 हो गए, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल एफिशिएंसी, और उसके सब पॉइंट्स को आपको यहाँ पर पैरा फॉर्म में लिखना है या बुलेट्स पॉइंट में लिखना है। ये तो हो गया हम लोगों का परफॉर्मेंस पिरामिड। अब उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट टूल आता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म है फिट्जरलैंड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये बेसिकली लाया तो क्या था, सर्विस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अब इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी होता है। तो ये फिट्जरलैंड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है ये 3 डायमेंशन है इसके, या 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या, स्टैंडर्ड्स, दूसरा डायमेंशंस, एंड तीसरा है रिवॉर्ड्स। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक तरीके से ये 3 बिल्डिंग्स हैं, एंड इन बिल्डिंग्स के फिर सब कंपोनेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जैसे फ्लैट होता है तो उसमें मेन पूरी बिल्डिंग जो ये हो गई स्टैंडर्ड, दूसरी बिल्डिंग हो गई डायमेंशन, एंड तीसरी बिल्डिंग हो गई रिवॉर्ड्स। और एंड उसमें जो फ्लैट्स होते हैं उनके नाम है इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप, एंड ऐसे ही डायमेंशंस के भी 2 हैं, रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड थर्ड वन इज रिवॉर्ड, जिसके हैं मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड एज अ बिल्डिंग। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, ये होता है बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि मेजर्स क्या यूज़ हुए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पर लिंक करें तो स्टैंडर्ड्स क्या शो कर रहे हैं, हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। तो स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहला इक्विटी, मतलब इक्विटेबल होने चाहिए, सबके लिए इक्वल होने चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स जो भी एंटिटी में हैं उनके लिए। उसके बाद दूसरा आता है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुड बी एक्सेप्टेबल इजीली बाय एवरी डिवीजन, कंपनी और एम्प्लॉय, मतलब कि सबके लिए इक्वल होने चाहिए ओनर, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए सबकी वो डिफाइंड होनी चाहिए और सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, प्लस एक्सेप्टेबल होने चाहिए बाय एवरीवन। उसके बाद थर्ड आता है हम लोगों का ओनरशिप। ओनरशिप तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा अचीवेबल, मतलब कि ये जो हम लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट करे गए हैं, या फिर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है तो वो सबके लिए सेट करा गया है, वो अचीवेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्टिशियस हो, अचीवेबल होना चाहिए। एंड उसके बाद दूसरी बिल्डिंग आती है हम लोगों की, या फिर दूसरा हम लोगों का पार्ट आता है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होता है, सो ये डायमेंशंस क्या होते हैं, दीज आर द गोल्स फॉर द बिजनेस, मतलब कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड द सुटेबल मेजर्स दैट शुड बी डेवलप टू मेजर ईच परफॉर्मेंस डायमेंशन। मतलब कि डायमेंशंस तो होगा कि ये एरियाज हैं जिसके हम लोगों को परफॉर्मेंस मेजर करनी है, और यही हम लोगों के अल्टीमेटली क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी है। अगर ये अचीव हो गए तो उस कारण से हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। तो इसलिए डायमेंशंस को 2 पार्ट्स में बांटा गया, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स। डिटर्मिनेंट्स तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस एरियाज बताएगा जो कि हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी हैं, और उन डिटर्मिनेंट्स के रिजल्ट जो होंगे उनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस एरियाज क्या क्या हैं,
पहला है क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी शुड बी स्टैंडर्ड इन आइज ऑफ द कस्टमर, मतलब कि कस्टमर विल इवेल्युएट द क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस पेड, क्योंकि कस्टमर जो है वो प्राइस उसकी पे करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि पहला डिटरमिनेंट है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एंटिटी ऑफर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, मतलब इजीली चेंज होना, जैसे नोकिया चेंज नहीं हुआ था तो बंद हो गया पूरा, इसलिए बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन द फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंटिटी की परफॉर्मेंस को या बिजनेस की परफॉर्मेंस को। उसके बाद थर्ड वन इज इनोवेशन, मतलब कि एंटिटी कितनी इनोवेटिव है, कितने नए नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ रही है। तो एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू डिवाइज अ न्यू प्रोडक्ट एंड न्यूज वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जैसे कि पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विद एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटीरियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ डिटर्मिनेंट, लास्ट वन है, जो कि है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर होते हैं कुछ, तो उस केस में रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होना चाहिए। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस एसेट्स शुड बी यूज्ड फॉर द प्रॉपर पर्पस एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, जैसे कि डिलीवरी वेन्स टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ओनली बाय कैरिंग ऑथराइज्ड गुड्स। ये तो हो गए हम लोग के डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि परफॉर्मेंस एरियाज। अब उसके बाद उनके आते हैं रिजल्ट्स, मतलब कि ये जो ऊपर के हम लोग के डिटर्मिनेंट्स हैं इनके रिजल्ट्स। तो ये जो सक्सेस और फेलियर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स है वो हम लोग इस रिजल्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा है कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये बताएगी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी इन मॉनेटरी टर्म्स, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गिव अ इंडिकेशन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एट द ग्लैंस इन मॉनेटरी टर्म्स। दीज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑल्सो हाईलाइट्स अदर एरियाज प्रीवियस आइडेंटिफाइड विच मे बी क्रिटिकल टू द बिजनेस सक्सेस। उसके बाद आता है कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, मतलब कि डेविएशन अपने बिजनेस की इन रिलेशन विद अदर कम्पिटिटर्स, मतलब कि दूसरे बिजनेसेस से कंपेयर कर रहा, हाउ दे स्टैंड इन कंपेरिजन टू इट्स कम्पिटिटर्स, हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम देयर कम्पिटिटर्स, X offering of product of high quality than competitors and products having distinct features than the rivals। तो ये तो हो गए हम लोगों के रिजल्ट्स, मतलब कि डायमेंशंस के दो पार्ट्स हो गए, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स। उसके बाद थर्ड हमारा बिल्डिंग आता है रिवॉर्ड्स, लास्ट वन है। तो रिवॉर्ड्स में क्या होता है कि हम लोग जो परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं, उनको जो रिवॉर्ड करेंगे तो वो रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए। तो रिवॉर्ड्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहें, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड मीट आउट कर सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए, मोटिवेशन, मतलब कि रिवॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड शुड बी क्लियर, उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, अगर आपने ये टास्क परफॉर्म करा है तो रिवॉर्ड शुड बी क्लियर। एंड थर्ड वन इज कंट्रोलेबिलिटी। Controllability means that employees should be rewarded or penalized of the result over which they have some control or influence, जिसके ऊपर उनका कंट्रोल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके लिए उस चीज़ के लिए उनको रिवॉर्ड या पेनलाइज करना इज़ नॉट राइट। तो कंट्रोलेबिलिटी मतलब उनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड और पेनलाइज किया जाए। तो ये तो था हम लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड्स एंड डायमेंशंस। और डायमेंशंस के भी 2 कैटेगरीज होते हैं, रिवॉर्ड्स, रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने रिजल्ट एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था उसका एक एग्जांपल दे रखा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने 4 देखे थे, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इनोवेशन। तो क्वालिटी के एग्जांपल जैसे कि, मतलब कि क्वालिटी के मेजर्स कैसे हो सकते हैं, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंफर्ट, फ्रेंडलीनेस, कर्टसी, ये सब तो क्वालिटी के मेजर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मेजर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के मेजर्स क्या हो गए, वॉल्यूम की फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी स्पीड की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अगर हम लोग मेजर्स देखें कि हम लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको कैसे मेजर करेंगे, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी देख के। और इनोवेशन के हो गए, परफॉर्मेंस ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इनोवेशंस। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में भी हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वो इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। उसके बाद हम लोग इन डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट देखेंगे, जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिवनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेजर क्या हो गए, मतलब कि हम लोग अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर देख के या मार्केट रेशियोज को एनालाइज करके। उसके बाद कम्पिटिटिवनेस को कैसे देख सकते हैं, उसके मेजर्स क्या हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड पोजीशन देख के, सेल्स ग्रोथ देख के, मेजर्स ऑफ द कस्टमर बेस देख के।
तो ये सारे हो गए हम लोगों के रिजल्ट्स के पॉइंट्स, और वो सारे थे डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट्स, और उनके मेजर्स दे रखे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नवंबर 19 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आप लोग को ये पॉइंट्स जो हैं इनको मतलब कि 4 दे रखे हैं, तो वो आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स कहीं भी आंसर में यूज़ भी आ सकते हैं लिखने में। तो यहाँ पर अपन लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इन 2 क्लासेस में अपन लोगों ने बैलेंस स्कोर कार्ड देखा, CSF और KPI के मीनिंग्स देखे, परफॉर्मेंस पिरामिड कंप्लीट करा और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल करा। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग परफॉर्मेंस प्रिज्म और ट्रिपल बॉटम लाइन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट डन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.